नमस्कार, स्वागत है आपका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद भी इज़राइल और ईरान के बीच में युद्ध जारी है और इज़राइल की तरफ से भी कई हमले किए गए हैं, जो एनर्जी इंस्टॉलेशन है ईरान के उसके ऊपर और साथ ही जो वहाँ की आर्म फोर्सेस हैं, उनके मिसाइल जहाँ पे स्टोरेज का सेंटर है, उसके ऊपर भी आक्रमण किया गया है और जवाब में ईरान ने भी इज़राइल के कई इंस्टॉलेशन पे हमला किया है। लेकिन कई जो खबरें जो मिल रही है जिसमें कि ईरान की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति के इस सीज फायर टॉक में शरीक हो रहा है या नहीं। लेकिन जो अलग-अलग खबरें आ रही है उसके मुताबिक एक तरह से ईरान की लीडरशिप और अमेरिका के बीच में बातचीत कहीं न कहीं की शुरुआत हो चुकी है और अमेरिकी प्रेसिडेंट ने एक तरह से बातचीत की पहल को स्वीकार करते हुए 5 दिनों का जो सीज फायर का ऐलान किया है, उसके परिणाम, उसके रिपरकशन आने वाले दिनों में देखने पड़ेंगे। लेकिन भारतीय संसद में राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने आज लगातार दूसरे दिन पहले लोकसभा और राज्यसभा में उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने जो चिंता जताई है कि किस तरह से डिप्लोमेसी के ज़रिए इस समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए और कल के स्टेटमेंट और आज के स्टेटमेंट में एक जो बुनियादी फ़र्क था कि आज के बयान में प्रधानमंत्री ने ईरान, इज़राइल और अमेरिका का भी नाम लिया कि इन देशों से भी बातचीत चल रही है, यानी कि इस एस्केलेशन को कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर इन देशों से भी बातचीत चल रही है। सवाल ये है कि क्या भारत डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद यानी कि 25वें दिन और 26वें दिन ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है वेस्ट एशिया को लेकर, तो क्या भारत डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? क्या पाकिस्तान ने जिस तरह से एक पहल की है या फिर युद्ध रुकवाने की सीज़फायर में एक रोल प्ले किया जा रहा है, जिस तरह से एफटी ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान ने मध्यस्थता की कोशिश की है, वो भारत के लिए कैसी खबर है? इन सारे मुद्दों को हम समझते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। प्रोफ़ेसर आफ़ताब कमल पाशा जो जेएनयू के फॉर्मर प्रोफ़ेसर हैं वेस्ट एशिया के, साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट आरती जरत हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही हमारे साथ शेखर अय्यर सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले शेखर आपसे। आपको क्या लगता है शेखर कि अगर भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 25वें या 26वें दिन आज के दिन प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया, कल लोकसभा में दिया था और कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। तो आपको लगता है कि भारत सरकार एक अपनी रीपोजिशनिंग कर रही है, रीबैलेंसिंग कर रही है या फिर भारत को लगता है कि अब जो स्थिति है एक तरह से एस्केलेशन जो है वो थोड़ा-सा क कमज़ोर पड़ रहा है, तो वैसी स्थिति में भारत को अपनी डिप्लोमेसी को रीडिफाइन करने की, रीबैलेंसिंग करने की ज़रूरत है या अपोज़िशन पार्टियों के सहारे कहीं न कहीं देश की भावना को प्रकट करने का समय आ गया है? शंकर जी, जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा है। वो जो दिख रहा है यानी वो हो नहीं रहा कोएलिशन है। का वो स्टेटमेंट का या वो वो पूरा पिक्चर भी नहीं है। क्योंकि समय आ गया था, अभी लगातार जो भारत सरकार ने जो जो समस्या 3 मेन समस्या है, उसको लेकर जो कई पहलू पर जो इनिशिएटिव लिए हैं। एक तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स को लेकर कैसे विकल्प की क्या-क्या सोर्सेस होगा, कैसे हमारे जो शिप्स हैं, हमारे लिए गैस और लेके आ रहे हैं, वो कहाँ फँसे हैं, कैसे फँसे हैं, उनको कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकाला जाए, वो एक बात है। और दूसरी बात, जो भारतीय वहाँ के मूल के लोग हैं, कम से कम 90 लाख लोग हैं, उनकी सुरक्षा, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात और आगे विकल्प, ये चीज़ क्योंकि ये युद्ध को लेकर ट्रंप की घोषणा के बावजूद वहाँ पे भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि भाई युद्ध रुक गया। कि आज भी जैसे आपने कहा, ईरान का कहना था कि एक जगह की उनकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हुआ। दूसरी तरफ पहली बार हम देख रहे हैं वो दृश्य जहाँ पे कि इज़राइल में काफ़ी नुकसान हो रहा है। पहले लग रहा था कि इज़राइल पर ज़्यादा नुकसान नहीं है क्योंकि उनकी इस तरह की सिक्योरिटी शील्ड है, लेकिन आज जो रियलिटी दिखाई दे रहा है, उस रियलिटी में आज तो सेंट्रल टेल अवीव में भी गिरा है और ज़्यादातर जो है रेजिडेंशियल एरियाज पे गिर रहा है। साथ में सऊदी अरेबिया में भी आक्रमण चल रहा है, ईरानियन मिसाइल्स आ रहे हैं, बहरीन में भी आ रहे हैं। तो कहीं ये नहीं दिख रहा है कि कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ क्षणों में मैं सुन रहा हूँ कि कतार के विदेश मंत्रालय की तरफ से कुछ ब्रीफिंग होने वाली है, हो सकता है उसमें दिखाई देगा।
इसके बड़ी कारण यही है, जब भी अमेरिका ने बातचीत की बात की है, उसके दौरान ही ईरान पे आक्रमण हुआ है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जो क्रेडिट डेफिसिट, मतलब ट्रस्ट डेफिसिट जो कहते हैं, कि विश्वास करने की स्थिति नहीं है, लेकिन कुछ तो हो रहा है। जो कुछ तो हो रहा है, इसका संकेत यही है कि जैसे मिस्र जैसे देश, तुर्की और पाकिस्तान की भी नाम लिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का बड़ा क्लोज अलाई है। और वो भी कह रहे हैं कि क्योंकि कल हमने ये रिपोर्ट देखी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ईरान के राष्ट्रपति से भी बात की है। इसलिए बहुत कुछ पीछे चल रहा है, लेकिन हमारे सामने जो समस्या है भारत के सामने, कि भाई हमारी सप्लाई जारी रखना है, क्योंकि अभी तक हम क्रिटिकल पॉइंट पूरा कोलैप्स नहीं हुआ हमारी सिस्टम। कल उस रिपोर्ट में भी, कल भी जो बताए थे पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री कह रहे थे भाई इतना रिजर्व है, इतना ये है वो है, लेकिन लगातार एक डर है कि अगर ये और लंबा खींचेगा तो हमारे लिए बड़ा संकट होगा, जो हमारे सड़कों पे दिखाई देगा। अभी तो देखिए पेट्रोल क्रूड के लिए ये नहीं है, केवल गैस को लेकर जो समस्या बनी हुई है, लेकिन वो भी इतनी क्रिटिकल नहीं हुई है, क्योंकि पैनिक वाला थोड़ा कम हो गया है। शंकर जी। बिल्कुल। आरती, आपसे समझेंगे कि जो प्रधानमंत्री ने जो बैठक बुलाई है या सरकार ने जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है कल, आपको लगता है कि ये काफ़ी देर है, ये पहले होना चाहिए था? या फिर आपको लगता है कि नहीं, युद्ध की स्थिति में हम कोई बहुत ज़्यादा इंटरवीन करने की स्थिति में नहीं हैं? लेकिन बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं, बहुत सारे डिप्लोमैट ने भी ये कहा है कि जिस तरह से वाजपेयी ने 2003 में जब इराक के ऊपर हमला हुआ था, अमेरिका ने किया था, तो वाजपेयी ने देश की भावना को संसद के ज़रिए डिस्कशन करा के रिफ्लेक्ट किया था और यहाँ सुरजीत को बुलाकर ये कहा कि आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए। तो कहीं न कहीं भारत सरकार का एक स्टैंड अलग हो सकता है, लेकिन देश की भावना या संसद की भावना को प्रधानमंत्री रिफ्लेक्ट करा सकते थे। या फिर जब लेबनान में भी अटैक हुआ था इज़राइल का, तो उस ज़माने में मनमोहन सिंह ने भी किया था, 2006 में की घटना है। तो आप अगर अमेरिकी हमले की निंदा आप नहीं कर सकते, तो कम से कम देश की भावना या संसद के ज़रिए तो इसका विरोध करा सकते थे। आपको लगता है कि भारत सरकार का जो डिप्लोमैटिक मूव है, उसको आप कैसे देख रही हैं? देखिए, आज के दिन में पार्लियामेंट में इतने डिविजन्स हैं। मतलब आज भी राहुल गांधी ने ये कहा है कि मैं बैठक में नहीं आऊंगा क्योंकि मेरा एक प्रोग्राम है केरला में, और इन एनी केस पीएम ने ब्लंडर किया है, उन्होंने तो ठीक से संभाला नहीं है ये पूरा युद्ध का जो इशू है। तो ऑलरेडी जो मतलब अगर कोशिश जारी भी है कि एक देश की भावना का वो रिफ्लेक्ट करे पार्लियामेंट में, वो मेरे ख्याल में होगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो इस पे लगी हुई है कि मोदी कॉम्प्रोमाइज है और मोदी ट्रंप के मतलब ट्रंप जो भी ट्रंप कहेंगे वो करेंगे। तो कांग्रेस तो इस लाइन पे लगी हुई है, और मेरे ख्याल में कोई मीटिंग हो ना हो, डिस्कशन हो ना हो, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस ये स्टैंड को बदलेगी। पर हो सकता है कि देश की भावना के अलावा मेरे ख्याल में, देखिए बहुत गंभीर स्थिति है आज के दिन में हमारे लिए। ठीक है, अभी ज्यादा शॉर्टेज नजर नहीं आ रहा है, पर अगर ये युद्ध कल नहीं रुकता है तो शॉर्टेजेस तो आएंगी आएंगी। ऑलरेडी हम सुन रहे हैं कि काफी सारे एमएसएमई बंद हो गए हैं क्योंकि सिलेंडर गैस की शॉर्टेज हो रही है। लोग की नौकरी छूट गई है। मतलब कोविड जैसा सिचुएशन अभी तक नहीं पहुंचे हैं, पर यार वैसे हो रहा है। मतलब जो जो संकेत दिख रहे हैं वो ऐसे ही हो रहा है जैसे कोविड के जमाने में माइग्रेंट लेबर को की नौकरी छूट गई थी और उनको घर वापस जाना पड़ा। तो मेरे ख्याल में पीएम इसकी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को कुछ कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, अपना बेल्ट टाइटन करना पड़ेगा, हमको तैयार होना है कि आगे आने वाले दिन में मुश्किलें होंगी और ये मुश्किलें को हमको का सामना करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम ये सामना? क्या राशन तो मतलब राशन तो बहुत बड़ा, मुझे याद है 1965 के दौरान जब युद्ध हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में,
तब पेट्रोल राशन हुआ था। मैं छोटी थी उस टाइम, पर फिर भी मुझे याद है कि जब हम पेट्रोल पंप में गए थे, हमको सिर्फ एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल मिला था और एक किताब रखा जाता था कि हमारे गाड़ी में कि महीने में कितने हमने लीटर पेट्रोल लिए हैं, पीते हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब ये तो बहुत ही मतलब हार्श स्टेप्स हैं, पर कुछ ना कुछ तो हम लोगों को करना पड़ेगा एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कि जो मुश्किलें आ रही हैं, जो सामने हैं और आएंगी, इसमें हम सबको एक साथ मिलके ये मुश्किलें को सामना करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, ये फर्स्ट स्टेप है इसके लिए। और एग्जाम्पल तो मतलब ऊपर से ही आएगा ना। मतलब मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहती हूँ कि शायद पीएम को ये जो असेंबली पोल्स हो रहे हैं, उसमें प्राइवेट प्लेन लेके रैलीज करें, वो अगर कम कर दें, वो भी एक बहुत बड़ा जेस्चर होगा देश को दिखाने के लिए कि ये लड़ाई मुश्किल वाली है और हम सबको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो अब कैसे पीएम ये मैसेज दोहराएंगे और इसमें कौन-कौन साथ देगा उनका, क्योंकि ये तो चुनाव के बीच में है और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो रहे हैं, जिसमें सारी ऑपोजिशन पार्टीज बीजेपी के बीच में टक्कर। तो ऑपोजिशन पार्टीज पीएम के सपोर्ट में आएंगे, नहीं आएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि वो पीएम के साथ नहीं, क्योंकि पीएम कॉम्प्रोमाइज। तो बाकी ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं, जैसे टीएमसी है, डीएमके है, लेफ्ट पार्टीज हैं, ये सब टक्कर में लगे हुए हैं, केरला में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में। तो वो भी पीएम के साथ चलेंगे, नहीं चलेंगे, ये कल पता चलेगा जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है कि क्या भावनाएं प्रकट करती हैं ये सारी पार्टी। पर बिल्कुल। कुछ तो हम लोगों को एज सिटीजन्स कुछ सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप मान लीजिए युद्ध ठीक है कल बंद हो जाए, अगर बंद हो जाएगा, तब भी सप्लाई नॉर्मलाइज इतने आसानी से नहीं होगा, क्योंकि डैमेज बहुत ही ज्यादा हुआ है। बिल्कुल। प्रोफ़ेसर पाशा आपसे समझेंगे कि आपको लगता है कि अमेरिका का ये प्लॉय है, अमेरिका एक तरह से झांसा दे रहा है या सचमुच अमेरिका की ये स्थिति थी कि वो कहीं न कहीं युद्ध से निकलना चाहते थे? या आपको लगता है कि नहीं अभी भी वो ग्राउंड फ़ोर्सेस तैयार कर रहे हैं वहाँ पे भेजने के लिए और इसलिए ईरान को एंगेज कर रहे हैं कि 5 दिनों का सीज़फायर है क्योंकि नेतन्याहू तो अब भी डटे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि युद्ध का खात्मा इज़राइल तय करेगा, उनकी जो फ़ोर्सेस आईडीएफ है वो तय करेगी कि कब युद्ध खत्म होगा। तो आपको लगता है कि ये अमेरिका की चाल है या सचमुच ट्रंप फँसे हुए हैं और ट्रंप के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए जैसे ही बातचीत की पहल शुरू हुई ट्रंप ने उसको लपक लिया? जी, धन्यवाद। देखिए इसके 2 पहलू हैं। एक तो पिछले 25 दिनों में ये साफ ज़ाहिर हो गया है कि जो ईरान करके दिखाया है खाड़ी के देशों पे, जो अमेरिका के बेसिस पे और इज़राइल पे और जॉर्डन पे, तो ये अमेरिका या इज़राइल या खाड़ी के देश ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतनी ज़बरदस्त बमबारी करके जो है एयर डिफेंस और नेवल और एयर एसेट्स इन 6-7 देशों में जो है इतने लगातार जो है ईरान नष्ट करता रहेगा। ना वहाँ अमेरिकी जहाज रुक सकते हैं देर तक, ना उनके नेवी के शिप्स आ सकते हैं किसी भी जरूरत के लिए। तो अब ये तो मामला ऑलमोस्ट खत्म हो गया खाड़ी के देशों में। 80% जो है उनका अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है या बैडली डैमेज्ड है। आज भी ईरान ने धमकी दी है कि अमेरिकी शिप को वो समुद्र में डुबो देगा, उनके जो नेवी के जो भी फ्लीट है उसको समुद्र में डुबो देगा अगर अमेरिका ने आगे आक्रमण किया तो। जी, ये तो क्षमता है ईरान के पास, इसीलिए तो अब्राहम लिंकन को 1200 मील दूर इंडियन ओशन में भेजे हैं
क्योंकि वो सिर्फ 200 मील के दायरे में था, गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी के ऊपर के हिस्से में। तो जब उनका रेडियर पे अटैक हुआ और डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स पे भी अटैक हुआ, तो ये बहुत महंगे जहाज हैं और ये इंडो पैसिफिक एरिया से चीन को कन्फ्रंट करने के लिए रखे गए थे। तो अगर वो डैमेज हो जाते हैं सीरियसली, तो अमेरिका की इंडो पैसिफिक पॉलिसी चाइना को कंटेन करना और ताइवान की हिफाजत करना, वो चकनाचूर हो जाएगी। तो इसलिए जो है बचाने के लिए तो वो दूर हो गए और दूर-दूर से जो है ब्रिटेन, इटाली, जर्मनी से, वहाँ से साइप्रस से, वहाँ से B-52 या B-2 या F-16 और जो भी हैं उनके फाइटर जेट्स, वो आके बमबारी करके लौट जाते हैं, या तो डीगो गार्सिया में जाते हैं, जहाँ वहाँ भी कुछ हमले हुए हैं। तो इस लिहाज से जो अमेरिका बैकफुट पे था, इज़राइल भी काफ़ी नुकसान झेल चुका है अभी तक। तो मिलिट्रीली जो है, जैसा कि ट्रम्प खुद ने कहा कि ये बहुत स्मार्ट लोग हैं, इंटेलेक्चुअली सुपीरियर लगते हैं, हम उनसे झेल रहे हैं और हम ये उम्मीद नहीं थी, हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि इतने बड़े पैमाने पे ईरान अपना पल्ला भारी कर लेगा बोलकर। तो मिलिट्रीली उनके पूरे जनरल्स ने बताया था, उनको ओवर रूल करके इन्होंने नेतन्याहू के दबाव में आके 3-4 दिन का मामला है, अगर वहाँ टॉप लीडरशिप को खत्म कर देते हैं, तो लोग बगावत करेंगे और मिलिट्री लीडर्स को भी खत्म कर दिए बोल के। वो इस उम्मीद में थे कि जो लीडरशिप का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो लीडरलेस हो जाएगा, क्लूलेस हो जाएगा और यू नो इट विल बी ईज़ी, आसान हो जाएगी अमेरिका को और इज़राइल को रिजीम चेंज के मामले में। ये न्यूक्लियर इश्यू जो है बहाना था। तो इस लिहाज से जो है अब अमेरिका के ऊपर कंबाइंड प्रेशर हो रहा है। एक तो खाड़ी के देश बहुत नर्वस हो गए हैं क्योंकि ईरान ने कहा है कि जवाबी हमले में हम जो है उनके ऑयल फैसिलिटीज या गैस या डिसैलिनेशन प्लांट ही नहीं, पूरे खाड़ी के देशों में अंधेरा छाया जाएगा कि इलेक्ट्रिक ग्रिड्स हम एक-एक करके वो अपनी फहरिस्त ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं। इज़राइल में भी 4 थर्मल प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कहाँ हैं, हम वहाँ भी मार सकते हैं बोल के। तो इतना डिटेल्ड इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, कितने डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं और उनको कितना कितने मिसाइल या ड्रोन भेजना है या नहीं भेजना है, या सिर्फ पेट्रोल बोट्स या स्पीड बोट से वो हमला करके नष्ट कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन IRGC रिलीज कर रही है हर दिन। तो रिपीट कर रहे हैं कि हम ये मिनटों में उड़ा सकते हैं। तो ये सब डर जो है, खौफ जो है, और मागा के सपोर्टर्स और कॉर्पोरेट सेक्टर्स और रिपब्लिकन पार्टी में ही बगावत हो रही है और लोग सड़कों पे आए हैं लगातार, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क वगैरह वगैरह। तो पब्लिक प्रेशर और रिपब्लिकन प्रेशर और $200 बिलियन का नया बजट, उसको लोग कहने लगे कि इजराइल टैक्स है, तो वो इजराइल की जंग हम क्यों सर्विस करे या सपोर्ट करे बोल के काफी कुछ वहाँ, हालांकि क्रिश्चियंस और दूसरे सपोर्ट कर रहे हैं, बट ग्रोइंग अपोजिशन वो हो रही है। और उन्होंने प्रयास किया पुतिन के जरिए, मिस्र के जरिए, तुर्की के जरिए, अब पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो भी प्रपोजल आ रहा है उसको ये बोल रहे हैं कि कैसा भरोसा करें। देखिए उन्होंने 5 दिन का टाइम दिया, मोहलत दी, और बमबारी चल रही है अमेरिका की भी, इजराइल की भी, और ये भी जवाबी हमला कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में जो प्रपोजल दे रहे हैं, ईरान का सिर्फ एक ही, जो भी सूत्रों से मुझे पता चला, तो वो कह रहे हैं कि हमारे 3 डिमांड्स हैं। एक तो पूरे गल्फ से अमेरिका के ट्रूप्स हटाना होगा, दूसरा जो है कॉम्पनसेशन देना होगा, तीसरा ये आश्वासन देना होगा कि हमारे ऊपर दोबारा हमला नहीं होगा। तो इसके अलावा रात को, देर रात को, जो नए आयतुल्ला हैं मुस्तफा खामेनी, उन्होंने 3 और डिमांड्स ऐड कर रहे हैं। एक तो सैंक्शंस 60 दिन के अंदर हटाना होगा, और उसके अलावा अगर ये सब 4 नहीं होते हैं तो उन्होंने कहा कि
कॉम्पनसेशन पूरा अदा करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो हम हार्मोज से और दूसरे जरियों से वसूल कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि क्लोजर ऑफ हार्मोज इज सर्टन। हम इसको किसी भी हालत में, अगर जंग जारी रही, हमला धमकियां जारी रहते हैं, क्लोजर करेंगे। और हम इंटरनेशनल लॉ के, मैरीटाइम लॉ के तहत कर रहे हैं। हम कोई लॉ उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो 12 माइल का फासला है जिसमें एक्चुअल शिप्स आते जाते हैं, वो ईरान का टेरिटोरियल वाटर्स है। बाकी का जो है वहाँ शिप्स आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, क्योंकि शैलो है और वहाँ नीचे पहाड़े हैं, डीप टैंकर्स वहाँ जा नहीं सकते। तो उसको टैक्स कर रहा है, जैसा सुएज कैनाल को इजिप्ट करता है और टर्की और दूसरे पनामा कैनाल वगैरह। बिल्कुल। तो लेकिन लास्ट पॉइंट जो वो बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम डिफेंस अग्रीमेंट्स रशिया और चीन के साथ करेंगे। अगर ये मानेंगे नहीं तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने करा। और उसके अलावा मूविंग फ्रॉम एम्बिग्विटी टू द डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर डिटरेंस, जो अभी एम्बिग्विटी है कि फतवा की वजह से हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, उन्होंने कहा कि एम्बिग्विटी से डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर डिटरेंस, तो ये भी बड़ी धमकी है उनकी। तो ये मामला जो है उलझता जा रहा है और ईरान किसी भी तरह झुकने के लिए तैयार नहीं है, स्पेशली अमेरिका एंड इजराइल ऑन द बैक फुट। जी बिल्कुल। शेखर, आपको लगता है कि जो ट्रंप जो कह रहे हैं कि 15 सूत्रीय 15 पॉइंट हैं जिस पे बातचीत चल रही है, आखिर एंड गेम क्या होगा? क्लोजर कहाँ पे आपको दिखता है कि ट्रंप को ये मिल जाएगा? उन्हीं शर्तों पे जिससे कि ओमान पहले बातचीत कर रहा था कि न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उसकी इंस्पेक्शन होगी, मटेरियल को अमेरिका मॉनिटर करेगा। जो ओमान पहले जो डायलॉग कर रहा था, उन्हीं शर्तों पे क्या ट्रंप दोबारा डायलॉग करके युद्ध में 25 दिन लड़ के बाद फिर उन्हीं पे समझौता करके निकल जाएंगे? आई है, उससे लग रहा है कि भाई कहीं तो फेस सेविंग वाला जैसा लग रहा है, क्योंकि आपने 48 घंटे की ये दिए थे, अल्टीमेटम दिए थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलिए नहीं तो हम फिर ये करेंगे। वो धमकी भी ऐसा धमकी है जो आप इंटरनेशनल लॉ के अनुसार कोई भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को ओपनली डिक्लेयर करके टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि पावर सेंटर्स, पावर जनरेटर्स जो भी है, पावर फैसिलिटीज जो भी है, वो आप युद्ध में भी टारगेट नहीं कर सकते, वो अगेंस्ट कन्वेंशन है, तो आप कर नहीं सकते। और ईरान का जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो केवल ईरान के नहीं है, वो जाता है इराक तक, जाता है पाकिस्तान तक आता है, वो सप्लाई करते हैं। तो इतनी आसान नहीं है कि आप उसको कर सकते हैं। दूसरी बात एक बड़ा क्लियर है कि इसमें ट्रंप ने एक युद्ध छेड़ दिया जिसपे कोई थिंकिंग नहीं था, कोई ठीक इंटेलिजेंस नहीं था, कोई असेसमेंट नहीं था कि आप उनको थप्पड़ मारेंगे, वो थप्पड़ मिलने के बाद वो क्या करेंगे, असेस नहीं किए। देखिए एक दूसरी बात है, ईरान को काफी नुकसान हुआ है, ये नहीं है कि ईरान युद्ध से पहले जो हालत था वो हालत नहीं है, उसके कई मिसाइल सेंटर्स डैमेज हुए हैं। आज भी ईरान के ऊपर जो एयर स्पेस है उसको ईरान स्वयं प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, और उसके सिस्टम ऐसा है, वो मिसाइल भेज रहे, कभी बैलिस्टिक मिसाइल्स भी भेज रहे हैं, लेकिन उसकी एक्यूरेसी की भी संख्या है। यानी ईरान को बहुत दर्द हुआ है, क्योंकि उनको बहुत दर्द हुआ है, उनका फिक्र नहीं है किसको क्या दर्द हुए। लेकिन ये ज्यादा चलेगा, कोई ईरान के लिए कोई अच्छा भविष्य है ये मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन साथ में जो स्थिति बन रही है, जो आर्थिक स्थिति बन रही है, समस्या जो बन रही है, उसका प्रेशर भी अमेरिका पे आ रहा है, क्योंकि अगर विश्व भर में इकोनॉमिक एकदम कोलैप्स हो जाएगा तो वो तो अमेरिका को भी अफेक्ट करेगा। इसमें कोई देश नहीं है जो वंचित हो सकता है। और जितने भी युद्ध हुए, एक युद्ध नहीं, देखे अभी तक तो रशियन यूक्रेन वॉर बंद नहीं हुआ, ये दूसरा वाला आ गया। तो क्या इसको फिर बातचीत करना है? तो ये सारे बातें जो ईरान कह रहा है, अच्छा दूसरी ईरान के लिए बहुत पैसे की जरूरत होगी रिकंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है वहां पे। और उसके अलावा उनके पास कह रहे हैं कि जो अच्छी क्वालिटी की जो यूरेनियम स्टॉक पाइल है उसका क्या हुआ। और देखिए ईरान की जो पर्शियन जो ये रही है एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ, और एक अपने जो कल्चर की एक रही है, कुर्बानी उनका आसान है।
वो कुछ भी करने, मतलब कुछ भी कुर्बान कर देंगे, क्योंकि वो पार्ट है उनकी, उनकी सोच में, उनकी विचार में, उनकी राष्ट्रीय धारा में वो है। ये वाला नहीं है, जैसे अमेरिका जैसे नहीं है। तो अगर उनको फिर एक शांति पथ में लाना पड़ेगा, तो इसका तो प्रयत्न सबको करना पड़ेगा, और ट्रंप को भी पुनर्सोचना। इस बीच में देखिए, जो राजनीतिक स्थिति अमेरिका अंदर बन रही है, और नवंबर तक वहां चुनाव आ जाएगा, यूएस कांग्रेस के जो चुनाव होता है, मान लीजिए उसमें रिपब्लिकन पार्टी की ऐसी की तैसी हो जाती है, फिर तो जो यूएस कांग्रेस आएगी वो तो पहले इंपीचमेंट प्रोसीडिंग शुरू कर देगी ट्रंप के खिलाफ। तो ट्रंप के पास विंडो बहुत कम है, जो भी करना है और शायद आगे शेखर 1-2 महीने में जो करना है। और शायद शेखर इसलिए ट्रंप जो है ये युद्ध की जिम्मेदारी जो है वो दूसरे पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो डिफेंस सेक्रेटरी को उन्होंने कहा कि आपके कहने पे मैंने शुरू किया, उसी तरह से अब वेंस को लगा रहे हैं डायलॉग करने के लिए, इजराइल को भी कह रहे हैं कि बंद करो। तो ट्रंप अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ट्रांसफर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि मिड टर्म के पोल होने हैं वहां। बिल्कुल, आप देखिए ये टैरिफ को लेकर जो पूरे पिछले सितंबर से लेकर अभी तक जो एक अनसर्टिनिटी पैदा कर दी विश्व भर में, सबके साथ, कोई अलाय हो या नॉन अलाय हो, सबके साथ कर दी। अब वो टैरिफ का प्लान कोलैप्स हो गया, क्योंकि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने उसको कह दिया ये अमेरिकी कानून से ये है, विपरीत है। अब जितने ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं उसका क्या फ्यूचर है? ठीक है, यही होता है जब अगर कोई व्यक्ति बिना सोच, बिना कुछ, और केवल आप क्योंकि बड़े पावर है सबको परेशान करेंगे, सबको दबाएंगे, वो काम नहीं होता, क्योंकि समय बदलता रहता है। और अब आज एक स्थिति आ गई है जहां पे पूरे लग रहा है कि भाई अपने को फेस को बचाने के लिए ये तरह की युद्ध विराम हुआ है, वो भी वन साइडेड है। तो मुझे लगता है इसमें बहुत कुछ चीजें हैं जिससे ये केवल ट्रंप की बात नहीं है, देखिए पूरे अमेरिका की ये है, जो अमेरिका की पॉलिसीज रही है अभी तक, वो सारे पॉलिसीज पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आ गया है। बिल्कुल। आरती, आपको लगता है कि भारत को इससे सीखने की जरूरत है, और जो स्थिति है, ठीक है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी तो निश्चित रूप से क्रिटिकल है, और भारत को उस पे भी काम करना होगा कि किस तरह से इस तरह की डिस्ट्रप्शन में भारत उसके लिए पहले से तैयारी करके रहे। लेकिन डिप्लोमेसी के पार्ट पे, कूटनीति के प्रश्न पे, आपको लगता है कि भारत को जो अभी भी कई सारे लोग ये कहते हैं, और प्रधानमंत्री ने दोनों जो राज्यसभा लोकसभा में स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने अमेरिकी हमले के ऊपर कुछ नहीं कहा, कि भाई एक एक देश जो ताकतवर देश है एक दूसरे देश के ऊपर अटैक कर देता है जब बातचीत चल रही हो, और वहां के सुप्रीम लीडर को मार देता है, गैर कानूनी एक वॉर क्रिमिनल की तरह बिहेव करता है, तो उसके ऊपर भारत ने कोई टिप्पणी नहीं की है कि ठीक है, भारत का जो इंटरेस्ट है, भारत को अमेरिका के साथ भी अपने संबंध बरकरार रखने हैं, इसराइल के साथ भी क्रिटिकल टाइम पे इसराइल ने हमारी मदद की, उसके साथ भी संबंध बरकरार रखने हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि एक निरपेक्ष, एक जो डिप्लोमेसी की न्यूट्रलिटी होती है, उसको भारत को रिफ्लेक्ट करना चाहिए था या करना चाहिए? जी हाँ, देखिए हम बहुत बोलते हैं स्ट्रेटेजिक, बहुत बात करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में, कि हमारी पॉलिसी हमेशा वही रही है कि हम अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को संभाल के चलते हैं। पर जिस तरीके से चीजें हुई हैं पिछले 1 महीने में, वो ऐसे लगता है कि भारत ने एक साइड चुन लिया है। अब देख लीजिए, युद्ध शुरू होने के 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री इजराइल में थे, और फिर 2 दिन, मतलब वो वापस आए, 2 दिन बाद युद्ध शुरू हो गया। तो ऐसे लगता है कि मतलब हमने और हमने, हमको 5 दिन लगे कंडोलेंस मैसेज जारी करने के लिए खमेनी के मृत्यु पे, 5 दिन लगे। वो भी फॉरेन मिनिस्टर के थे, हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की का माने यही है कि आप न्यूट्रल रहे। जी, हमने ये हमेशा कहा है कि डायलॉग एंड डिस्कशन इज द ओनली वे आउट। परंतु आप जैसे प्राइम मिनिस्टर ने ये कंडेम किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शुड नॉट बी क्लोज्ड, उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में बोला है,
पर उन्होंने एक बात भी नहीं कही कि किसी एक देश को हक होता है क्या कि उसके लीडर को असैसिनेट कर दे। ये मतलब ये तो कोई किसी देश का हक में नहीं है, चाहे जो भी वो लीडर हो। मतलब मैं तो ईरान के पॉलिसीज को बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि ये जो रेजीम है ईरान में, ये बहुत ही एंटी वुमेन है, बहुत ही रिप्रेसिव है, बहुत ही मेडिवल है। लेकिन फिर भी किसी देश को ये हक नहीं होता है वो जाके अब उस देश के प्रेसिडेंट को मार डाले। और जो अगर हम देखेंगे ये पूरे खेल में हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, ईरान की बात कर रहे हैं, पर हमको इजराइल की बात करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इजराइल एक रोग स्टेट बन गया है। 2-3 बार ऑलरेडी ट्रम्प ने ये कहा है कि मेरे कहने मैंने तो कुछ कहा, इजराइल ने कुछ और कहा। और शुरुआत में अगर आपको याद है उन्होंने कहा था कि हमने ये युद्ध शुरू किया क्योंकि आपको मालूम था कि इजराइल कुछ करने वाला है, इसीलिए हम इसमें शामिल हुए। तो मतलब इजराइल यूएस की बात सुनने ही नहीं है। द ग्रेटेस्ट पावर ऑन अर्थ, उनकी बस नहीं चल रही है छोटे देश पे, इजराइल के देश पे। अब देखिए मतलब मागा कहते थे ना, उनका इलेक्शन प्लान था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अभी तो अमेरिका बहुत छोटा लग रहा है क्योंकि कोई नहीं सुनना अमेरिका की बात। उन्होंने नेटो अलायंस को बोला कि प्लीज आप आइए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रोटेक्ट कीजिए, यूथ भी ज्वाइन कीजिए, सबने मना कर दिया। कोई एक देश ऐसा नहीं है जो ट्रम्प की बात मान रहा है या सुन रहा है। और जो पहले उन्होंने अपने वो ट्रेड टैरिफ्स का लीवर दिखाया था सबको, वो इस दिन में क्या उसका मतलब है? उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस जो थे वो लिफ्ट कर दिए, उन्होंने ईरानियन ऑयल को भी अलाउ किया। ईरान ने, बल्कि जो मैंने कहीं पढ़ा था कि ईरान का ऑयल प्रोडक्शन बढ़ गया है और उन्होंने बहुत पैसा बनाया है इस युद्ध के दौरान में। तो फिर ट्रम्प का क्या पावर रहा है इस दुनिया में आज के दिन में। और अगर इजराइल, मतलब मेरे ख्याल में ये युद्ध तब बंद होगा जब इजराइल चाहेगी। अगर इजराइल नहीं चाहेगी तो ये युद्ध चलता रहेगा, क्योंकि अगर ईरान फंडामेंटलिस्ट है एंड ड्रिवन बाय रिलीजियस कंसिडरेशंस, इजराइल भी उतना ही फंडामेंटलिस्ट है, ड्रिवन बाय रिलीजियस कंसिडरेशंस। उनका तो वो ग्रेटर इजराइल का ड्रीम है, जिसको जैसे हम अखंड भारत कहते हैं ना, वो भी अखंड इजराइल बनाना चाहते हैं। तो और अगर इजराइल अमेरिका की बात नहीं सुनेगी तो क्या अमेरिका तो मतलब बंद करवा सकती है अगर वो सारा एड बंद कर दे इजराइल को, मतलब कोई आर्म्स नहीं दे, कोई पैसे नहीं दे। पर अमेरिका में जो इजराइल लॉबी है, जूइश लॉबी है, वो बहुत स्ट्रांग है। और वो जूइश लॉबी व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है। ट्रम्प के दामाद और बेटी दोनों जूस हैं, तो व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है, तो वो कभी इजराइल को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो जब तक अमेरिका बैक करती रहेगी इजराइल को, तो इजराइल तो हमला करती रहेगी ईरान पे, क्योंकि उनको तो कंट्रोल चाहिए मिडिल ईस्ट का। और जब तक ईरान पावरफुल नेशन है, मतलब उनके पास भी न्यूक्लियर मटेरियल्स है, जब तक वो रहेगा तो इजराइल का पावर भी नहीं रहेगा उस इलाके में। तो ये बहुत ही मुश्किल मामला है। और आई डोंट नो, ट्रम्प तो मुझे लगता है कि निकलना चाहते हैं, पर उनको रास्ता मालूम नहीं है कैसे। ये तो बिल्कुल चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जो बड़े सवाल हैं कि ट्रम्प के लिए रास्ता आसान नहीं है, लेकिन ट्रम्प कोशिश कर रहे हैं कि वो इस युद्ध से निकले, क्योंकि डोमेस्टिक फ्रंट पे उनकी मुश्किलें जो हैं, वो बढ़ती जा रही है। लेकिन तय इज़राइल को करना है कि वो इस युद्ध विराम में शरीक होगा या फिर ईरान पे उसके हमले जारी रहेंगे। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। प्रोफ़ेसर आफ़ताब कमल पाशा जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आरती, आप जुड़ी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और शेखर, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायनामिक्स के साथ।